हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है क्षैतिज परास की गणना। इसके पहले हम लोग अधिकतम ऊंचाई और उड्डयन काल की गणना कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे क्षैतिज परास की गणना। तो जिस तरीके से परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम प्रश्न ही देख लेते हैं। पृथ्वी तल से क्षैतिज दिशा के साथ किसी कोण पर प्रक्षेपित पिंड की गति के लिए क्षैतिज परास की गणना कीजिए। तो हमें निकालना है क्षैतिज परास। जब हम किसी पिंड को पृथ्वी तल से फेंकते हैं तो क्या होता है, उसके बारे में एक चित्र हम लोग बार बार बना रहे हैं, जो कि कुछ इस तरीके से है। इस चित्र में यदि ध्यान से देखा जाए तो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। यहाँ पे जब हम किसी पिंड को पृथ्वी तल से फेंकते हैं तो वो गति करता हुआ अपने परवलय मार्ग में इस तरीके से गति करता है और पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर गिर जाता है, यानी पृथ्वी के किसी दूसरे स्थान पर गिर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पिंड जो समय लगाता है इस गति के दौरान, उसे हम उड्डयन काल बोलते हैं। इसके पहले हम उड्डयन काल तो पढ़ चुके हैं। तो प्रक्षेपण बिंदु से जब किसी पिंड को फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई तक जाकर पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर गिरने में लगा समय। प्रक्षेपण बिंदु से पिंड को अधिकतम ऊंचाई तक जाकर पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर गिरने में लगा समय उड्डयन काल कहलाता है। तो उसी उड्डयन काल के दौरान पिंड जो दूरी तय कर लेता है उसे ही हम बोलते हैं क्षैतिज परास। जैसे पिंड अगर इस तरीके से चला और यहाँ पर गिर गया तो उसकी क्षैतिज परास केवल इतनी सी होगी। अगर पिंड गति करता हुआ इस तरीके से यहाँ पे गिरा तो उसकी क्षैतिज परास अब बढ़कर इतनी हो जाएगी। अगर पिंड गति करता हुआ इस तरीके से चला और यहाँ पे गिरा तो उसकी क्षैतिज परास और बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर पिंड गति करता हुआ अपनी अधिकतम ऊंचाई पर जाकर पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर गिरेगा तो इस उड्डयन काल के दौरान, यानी उड़ने में लगे समय के दौरान पिंड जितनी दूरी तय कर लेता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज परास। तो असल में क्षैतिज परास दूरी ही तो है, तय की गई दूरी। किसके द्वारा तय की गई दूरी है? पिंड के द्वारा, और अपने उड्डयन काल के दौरान। तो उड्डयन काल का मतलब उड़ने में लगा समय, उसके दौरान जो पिंड दूरी तय करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज परास। तो सबसे पहले एग्जाम में आपको क्षैतिज परास की परिभाषा लिखना है। तो वो परिभाषा कुछ इस तरीके से रहेगी। तो क्षैतिज परास की परिभाषा देख लेते हैं, क्या आपको याद हुई कि नहीं हुई। देखते हैं। पिंड द्वारा अपने उड्डयन काल के दौरान तय की गई दूरी, इतना ही सिंपल है। पिंड द्वारा अपने उड्डयन काल के दौरान, यानी कि उड़ने में जो समय लगा है, काल यानी क्या होता है, समय। तो उड़ने में जो समय लगा है उसके दौरान जो तय की गई दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज परास। और इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसे आर से प्रदर्शित किया जाएगा। तो क्षैतिज परास कुछ भी नहीं है, उड़ने में जो समय लगता है उसके दौरान जो दूरी तय कर लेता है पिंड, उसे ही हम बोलते हैं क्षैतिज परास। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। तो इसमें चित्र तो नहीं बनाना है, लेकिन थोड़ा सा जो डेरिवेशन है उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमें ज्ञात करना है दूरी। तो दूरी का कोई फॉर्मूला है क्या? तो हम जानते हैं कि वेग बराबर दूरी बटे समय होता है। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये तो फॉर्मूला आपको याद है, वेग बराबर दूरी बटे समय, या दूसरे शब्दों में कह दें तो विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पे हमें दूरी ज्ञात करनी है, क्योंकि दूरी ही क्या कहलाती है, क्षैतिज परास। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो क्षैतिज परास है वो असल में दूरी ही तो होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्षैतिज परास को यदि दूरी मान के चले तो वेग के फॉर्मूले में दूरी होती है। तो अगर हमें दूरी का मान निकालना है तो हम वेग गुणित समय कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे वेग गुणित समय कर दें तो क्या मिलेगा हमें, तो आंसर है हमें दूरी मिल जाएगी वेग गुणित समय से। अब वेग और समय हमें कहाँ से पता चलेगा? अगर हमें वेग पता चल जाए और हमें समय पता चल जाए तो हम दूरी निकाल लेंगे। तो वेग जो होगा वो होगा यहाँ पे यू वेक्टर, है ना, यू वेक्टर। और समय, समय क्या होता है,
उड्डयन काल टी। तो वेग होगा u वेक्टर, लेकिन वेग तो दो प्रकार से होता है। अगर हम चित्र की बात करें तो इसमें जब हम किसी पिंड को u वेक्टर वेग से फेंकते हैं तो यहाँ पे उसके दो घटक बांट लेते थे। ये वाला एक घटक, इस तरीके से थोड़ा इसको डार्क कर देते हैं, और एक ये वाला घटक, और ये मेन है u वेक्टर। तो इसको दो घटक में बांट लेते थे। तो ये ऊर्ध्वाधर घटक कहलाता था और ये क्षैतिज घटक। ऊर्ध्वाधर घटक को हम मानते थे u साइन थीटा और क्षैतिज घटक को हम मान लेते थे u कॉस थीटा। तो यहाँ पे अब जो सूत्र में लिखा है वेग, तो वेग तो u होगा, लेकिन कौन सा घटक लेना पड़ेगा? क्या हम क्षैतिज घटक लेंगे या फिर हम ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे? तो कौन सा घटक लेंगे? तो इसका सीधा सा जवाब हमें क्षैतिज परास ही बताएगा। तो आइए चित्र में चलते हैं। हमें क्षैतिज परास निकालना है, इसलिए हमें क्षैतिज वेग लेना है, और क्षैतिज वेग क्या होता है? u कॉस थीटा। तो आइए अब हम इस व्यंजक को आगे बढ़ाते हैं और क्षैतिज परास का फॉर्मूला लिखते हैं। तो होगा क्षैतिज परास बराबर क्षैतिज वेग गुणित उड्डयन काल। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो अभी मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, वेग गुणित समय। तो वेग को हम लोग लिख रहे हैं क्षैतिज वेग और समय को लिख रहे हैं उड्डयन काल। यही दूरी का सूत्र। दूरी को हम लोग लिखेंगे क्षैतिज परास, क्योंकि परास ही दूरी है। अब इनके मान रख देते हैं। तो क्षैतिज परास को हम लोग r से दर्शा रहे हैं, बराबर के नीचे बराबर, और क्षैतिज वेग क्या है? u कॉस थीटा। और उड्डयन काल का हमें जो t है इसका मान रखना पड़ेगा, और हमने उड्डयन काल का जो डेरिवेशन किया हुआ है उसमें उसका आंसर जो आता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो उड्डयन काल का जो आंसर आता है वो रहता है 2u साइन थीटा बटे जी। तो इस तरीके से हमने लिखा 2u साइन थीटा बटे जी। तो ये उड्डयन काल के लिए फॉर्मूला है। तो r बराबर यहाँ पे u ऊपर ऊपर का गुणा कर देना है, तो u का u में हो जाएगा, तो हो जाएगा u वर्ग, और 2 फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस तरीके से लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे यहाँ पे g रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। r बराबर u वर्ग, यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन 2a। जब भी इस तरीके से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो 2 साइन a इंटू कॉस a होता है साइन 2a। तो u वर्ग साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो 2 थीटा। ये इतने का इतना ये फॉर्मूला रहेगा बटे जी। इसको याद कर लीजिए, चूँकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा ये फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से ये क्षैतिज परास आ जाएगा। अब यदि हमें अधिकतम फेंकना है तो हमें थीटा 45 रखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे अधिकतम क्षैतिज परास के लिए, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए थीटा बराबर 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 का मान रख देते हैं। तो r बराबर u वर्ग साइन 2, और थीटा की जगह पर रख देते हैं 45, और नीचे आ जाएगा g। तो साइन 45, यहाँ 45 दूनी 90 हो जाएगा, तो u वर्ग साइन 90, और नीचे g। तो साइन 90 का मान कितना होता है? तो अब जानते हैं 1 होता है, तो आ जाएगा u वर्ग बटे g। इसे हम लिख सकते हैं r मैक्स, यानी कि r मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम। ये हमने लिख दिया। यही हो जाएगा क्षैतिज परास के लिए। अब आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूं। तो आप इस तरीके से नोट कर लीजिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से क्रम अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू।